लाहौर की यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, लड़कियां भी होती होंगी, दिल भी आता होगा, तो क्या आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले नंबर पे तो बड़े सस्ते से थोड़ा ही लगे हो ना। अच्छा, मैंने ये सुना है कि CSS वाले स्टूडेंट नहाने के तो बिल्कुल करीब नहीं जाते, उनके पास शायद टाइम नहीं होता, क्या वजह है? ये बात सच है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी और मैं हूं नाहिल नवीद। और मैं हूं सुहेब चौधरी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में MBBS और PhD से भी ज़्यादा मुश्किल समझे जाने वाले इम्तिहान CSS के बारे में। और इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम फरीद, जिन्होंने 2020 के CSS इम्तिहान को क्लियर किया। तो आइए इनसे बात करते हैं एक दिलचस्प अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फरीद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहूँगी, आपने CSS क्लियर किया जो कि बहुत मुश्किल है, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं ना। आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया। अच्छा गुलाम फरीद, एक तो सबसे पहले मिथ है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके बच्चे ही जो हैं वो CSS क्लियर कर सकते हैं, आम लोग तो कर नहीं सकते। और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से क्लियर किया है, इसलिए आज हम और इनकी थी कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में ही इंटरव्यू करें। तो गुलाम फरीद, हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था और क्या था? ये जो मिथ समझी जाती है कि ये ब्यूरोक्रेट्स के बेटे ही करते हैं, ये बिल्कुल मिथ है। अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के इसको CSS को क्लियर करते हैं, और मेरा भी एक बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से ही है, और मेरी फैमिली में कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं है। आई एम द सिंगल वन, फर्स्ट वन। और इवन द ब्यूरोक्रेट तो दूर की बात, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, कोई 5th-6th स्केल का भी नहीं है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ये इसको टफ़ बना दिया गया है। ये आप लोग समझते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। नहीं, ऐसे ना कहीं, मुश्किल तो है। देखें, बात ये है कि ये दो लोग होते हैं, एक होते हैं हार्ड वर्क करने वाले और एक होते हैं स्मार्ट वर्क करने वाले। अगर आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं और आप में थोड़ी सी एनालिटिकल एबिलिटी है तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखें, एलोकेशन होना अलग बात है, कम से कम बच्चे पास तो करें। 19,000 बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से 376 इस दफ़ा पास हुए हैं। पास तो आपने करना है, पास चाहे 18,000 में से 10,000 पास हो जाए, वो आपकी कैलिबर के ऊपर है। वैकेंसी जितनी होगी वो अलग बात है। मुश्किल बात यह है कि लोग समझते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। लोग इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, पर इंग्लिश है भी। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? जी, मेरे सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और पंजाबी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। और मेरी जो डिग्री थी, जो BS की डिग्री थी, वो एक आम सी मैंने किया है, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है, BS ऑनर्स किया है। लेकिन लोगों के नज़रियात के मुताबिक तो ऐसे है कि जी CSS करने के लिए प्रॉपर 2-3 साल का टाइम चाहिए और प्रॉपर एक अच्छी सी डिग्री होनी चाहिए, अच्छा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिधर से आपने BS किया है या जो भी डिग्री की है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, एक तो ये आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका कैलिबर अच्छा है तो आप विदिन 2-3 मंथ्स चलें, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ नॉर्मल इंसान है तो आप 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल डल बंदे हैं तो फिर आपको 1.5 साल में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। डल बंदे तो मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं करेंगे कभी। नहीं करते हैं। देखें, इस दफ़ा 33,000 स्टूडेंट्स थे जिनको अपीयर होने के लिए उन्होंने रोल नंबर स्लिप्स जारी की थी, लेकिन उसमें से 18,000 ने हिम्मत की और आगे आए, बाकी तो पेपर से ही उठ गए थे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने CSS के बारे में सोचा कब? किसी से इंस्पिरेशन मिली या क्या किया आपने? ये मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैंने जो तैयारी है वो स्टार्ट की अक्टूबर में। मेरी 3 मंथ की प्रेपरेशन है, ठीक है। असल में हुआ उस वक्त ये कि शानजा फ़ाइक थी जो कि टॉपर थी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने 3 महीने की तैयारी की, अक्टूबर में मैंने डिसीजन किया। तो मेरे दोस्त कहते थे ये झूठ बोल रही हैं, ऐसे नहीं होता। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसे होता है कि नहीं होता। मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, अगर तो 3 महीने में हो गया तो मैं समझूंगा कि शानजा फ़ाइक जो थी वो सच कह रही थी। तो मैंने अप्लाई किया, मुझे आज भी याद है, 29 अक्टूबर को अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद फिर मैं बैठ गया। फिर मेरी ये रूटीन थी कि ये सुबह 8 बजे मैंने जाना है लाइब्रेरी में और शाम को 8 बजे वापस आना है। उसमें सिर्फ खाना खाना है या वाशरूम वगैरह जाना है, वो टाइम में बाहर रहता था। अदरवाइज़ ये जो 3 महीने मैंने अपनी ज़िंदगी के लगाए, ये मैंने अपना फुल एफर्ट की। तो जब रिज़ल्ट आया तो फिर शानजा फ़ाइक सही प्रूफ हो गई कि वो सच कह रही थी। आपको उम्मीद थी पेपर दे के कि आप पास क्लियर कर जाएंगे CSS? जी, ये देखें, ये सभी कहते हैं, जो जब पास हो जाता है ना फिर तो सभी कहते हैं कि हमें पहले दिन से पता उस था। वक्त तो लग रहा होता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक एलोकेशन नहीं होती बंदा कहता है या अल्लाह एलोकेशन हो जाए, चाहे पोस्टल ग्रुप में हो जाए,
ठीक है, ये बाद में नखरे बन जाते हैं हमारे। ठीक है, नहीं मैंने पास में जाना था, मैंने पुलिस में जाना है। अच्छा गुलाम फरीद, मुझे ये बताएं कि जो आपने CSS क्लियर किया, उसको क्लियर करने के बाद और उससे पहले दोस्तों के आपके साथ रवैयों में क्या चेंज है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं ज़रूर इसके बारे जी। में। दोस्तों के रवैयों में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। ठीक है, वो तो देखें जी, जो पहले लोग जो घास नहीं थे डालते, बाद में वो ही सबसे पहले आगे मुरब्बे डाल रहे हैं। बिल्कुल, वो मुरब्बे डाल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारी सोसाइटी का ये कलमी है, पावर की तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। ठीक है, जब आपके पास पावर होती है, वो तो आजकल एक क्लिप्स चल रहे हैं कि नाकाम आबतों के आशिक जो है वो भी CSS करें और वो हीर को अब CSS ऑफिसर चाहिए। तो ये बिल्कुल बातें हैं इस तरह से, सबका एटीट्यूड चेंज होता है आपकी तरफ। तो अच्छा, फिर आपने CSS की तैयारी के दौरान बातें भी सही कई सुनी होंगी अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, कि यार ये पता नहीं क्या किताबी कीड़ा बन गया है, इसने पढ़ाई में से क्या निकालना है, नौकरी तो मिलती मिलेगी, इस तरह की आपने बातें सुनी, फिर आप डीमोटिवेट भी होते होंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि ये CSP ऑफिसर बनेगा और ये वो चीज़ें। तो सर, आपका बैकग्राउंड आपकी मोटिवेशन होता है, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। ठीक है, ये आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी या उनका प्रेशर था या आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया? फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था। फैमिली बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। उन्होंने कहा कि आपका जो दिल करता आप करें। ठीक है, और मैं ये अक्सर लोग कहते हैं कासम अली शाह को सुनो, उस फलां को सुनो, मोटिवेट हो। जो बंदे इस तरह के होते हैं, उनको उनके अंदर से मोटिवेशन आती है, उनको किसी वो खुद मोटिवेशन होते हैं लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल। आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आप कहाँ से आए हैं। इफ़ यू फेल्ड तो आप कहाँ जाएंगे। आप सिर्फ मैं एक सिंबल, सिर्फ ये नहीं हूँ कि मैं एक हूँ, मैं पूरे एक अपने विलेज को, अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वहाँ पे जो बच्चे हैं, अब वो भी सोच रहे हैं कि हमने पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं ना काम होता, मुझे कोई जॉब ना मिलती, मैं उधर जाके फिर खेतों में काम कर रहा था, तो उनके लिए डिमोटिवेशन थी कि यार ये इतना पढ़ के इसको कुछ नहीं हुआ, तो ये इधर आ गया, तो हमने क्या करना। लॉकडाउन में वैसे भी बच्चों का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि देखें कि मोटिवेट हो, प्लीज़ अपनी स्टडी के अंदर आएँ वापस। जी बिल्कुल। फरीद, आपका ताल्लुक़ है नौशहरा से और उसके साथ एक नवाही इलाका है बुड्ढा गराया। वहाँ पे सुना है कि दुश्मनियाँ बहुत हैं और आप भी जट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप मुझे ये बताएं, इतने दुश्मनीदार इलाकों में से कोई बच्चा CSS की तैयारी का कैसे सोच सकता है? जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और वहाँ पे जो दुश्मनियाँ थी वो हमारी थी। ठीक है, मेरे दादाबू जो थे वो काफ़ी एक नुमाया शख्सियत हैं, और उन्हीं का कत्ल हुआ। उसके बाद मेरे वालिद साहब, उस वक्त उनकी एज 15 ईयर थी, 15 साल के थे, तो उनके ऊपर आपके वालिद साहब 15 साल के थे? जी, मेरे वालिद उस वक्त 15 साल के थे जब मेरे दादाबू का कत्ल हुआ। तो उनके ऊपर 7 कत्ल उस वक्त झूठे मुकदमात जो थे वो बनाए गए, और वो जेलों में भी गए। ठीक, तो उस वक्त हम सोच भी नहीं थे सकते कि अबू वालिद साहब सोच भी नहीं थे सकते कि कभी हमारी फैमिली में से कोई ब्यूरोक्रेट या कोई CSP की तरफ जाएगा। लेकिन उनका शौक़ था, तो उसके बाद सुलह वगैरह हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने हम पे फोकस किया, हमें उन्होंने पढ़ाया। तो मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ कि जो आपने बड़ा एक फेमस नाम सुना होगा नन्नू गराया, वो मेरे साथ के गाँव के साथ, और वालिद साहब और हमारे इलाकों में बिल्कुल ये बातें आम है, दुश्मनियाँ। और ये मैंने आपके जानने वाले किसी से सुना है कि आपके वालिद साहब का जो मैट्रिक का रिज़ल्ट था, वो भी तब आया था जब वो जेल में थे। जी, ये आपने बिल्कुल सही सुना है, वो जेल में थे तो उस वक्त उनका रिज़ल्ट आया था। तो मेरे वालिद साहब को मेरे दादा अबू जो थे वो CSP ऑफिसर देखना चाहते थे। पास हो गए थे? नहीं, अभी तो वो इंटर में थे, तो दुश्मनियाँ स्टार्ट हो गई। उनका जो इंटर है, आपने तो मैट्रिक का सुना है, उनका जो इंटर है वो उन्होंने जेल से किया है। अच्छा। इंटर जेल में रह के किया था, लेकिन मज़ीद वो नहीं पढ़ सके, तो फिर वो ख़त्म हो गया। तो मैंने आगे उनके जो ख्वाब था उसको फिर मैंने कैरी ऑन किया और उसको पूरा किया। बहुत बात है जी गुलाम फरीद, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे दुश्मनियाँ चल रही हैं और साथ साथ लोग एक घर के कत्ल किए जा रहे हैं। उस इलाके से बिलोंग करते हुए आपने CSS की अटैम्प्ट दी, और मैं ये भी बताता जाऊँगा फर्स्ट अटैम्प्ट में गुलाम फरीद ने CSS क्लियर किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। अच्छा जी, जैसे कि वो होता है कि CSS करने के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, फिज़िकल क्लासेस भी होती है। मैंने देखा लॉकडाउन में भी फ़िज़िकल क्लासेस होती रही, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, आपने किस तरह से तैयारी की CSS की? मेरी जो स्ट्रेटजी थी ये सारी FPSC की वेबसाइट से डिफाइंड थी। मैंने FPSC की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया, वहाँ से पास पेपर्स डाउनलोड किए, उनके जो टॉपिक्स थे उनको मैंने तैयार किया। कोई रेलिवेंट मटेरियल मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, और यही मेरी कामयाबी का राज है।
आप इररेलेवेंट, लोग कहते हैं जी अल्केमिस्ट पढ़ो, वो सेपियंस पढ़ो, हरारी पढ़ो, ये सारी इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं। सॉरी टू से मैंने आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैंने भी जो मेरे इर्द गिर्द CSS कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग CSS की तैयारी में एंटर हो जाते हैं, CSS का सोच लेते हैं, वो सबसे पहले तो अपने घर में किताबों के ढेर लगा देते हैं। जी जी। क्या ये बेहतर है या उनके लिए नुकसानदेह है? देखें जी, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहे होते हैं, वो किताबें उनसे पढ़ी जाती नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि यार हमने इतनी किताबें सारा पढ़नी है, अभी complete पढ़नी करना है, है। ये पढ़ेंगे तो होगा। लोगों को दिखा रहे होते हैं, देखो इतनी पढ़ी जी है। बिल्कुल। तो ये है कि आप मेरे हॉस्टल, क्योंकि मैं हॉस्टलाइट हूँ, आप मेरे हॉस्टल में जाके देख लें तो आपको चंद किताबों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जॉन इलिया का शेर नहीं कह रहा, वैसे ही मतलब कि चंद किताबें हैं वहाँ पे जो टू दी पॉइंट है। अब देखें, एक एक बुक पढ़ के मैंने एक एक पेपर दिया है। पंजाबी के लिए एक बुक थी अगवाई, प्रोफेसर वासिफ लतीफ़ साहब, सिर्फ वो पढ़ी है। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एक दो बुक पढ़ी है। ठीक है, बाकी जो आपकी वोकेबलरी और वो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लोग वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए को टाइम पढ़ रहा है, को स्टीफन हॉकिंग पढ़ रहा है, वो चीज़ें आपकी प्लेयर रीडिंग में आ सकती हैं, लेकिन उनका CSS से कोई तल्लुक़ नहीं है। जब आप CSS की जर्नी में आए, आप सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़ें, आप वो चीज़ें पढ़ें जो आपके पेपर में आनी है। अच्छा, तो गुलाम फरीद ये बताएं कि CSS की जर्नी में सबसे मुश्किल चीज़ आपको क्या लगी? जी, मेरा एक पेपर जो था, ये सभी एस्पायरेंट जो पेपर दे के आते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हम ऐसे में पास हो गए ना, CSS के इंग्लिश ऐसे में अगर पास हो गए तो हम पास हैं। बिल्कुल, मैंने ये सुना है। मेरा भी ये था कि मैं सोच रहा था अगर मैं इंग्लिश ऐसे में पास हो गया तो मैं एलोकेट भी हो जाऊँगा। ठीक है, ऐसे डेफिनेटली मुश्किल होता है। ठीक है, उसके लिए आपको एनालिटिकल रिसर्च ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए। ठीक है, वो एक अलग एक पूरी बहस है कि इंग्लिश का पेपर कैसे करना है, इंग्लिश ऐसे का पेपर कैसे करना है। उसमें 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो है कि आपके पास कंटेंट अच्छा हो। ठीक, आपका कंटेंट रिसर्च ओरिएंटेड हो, कोई कॉपी पेस्ट ना हो। ठीक है, और अक्सर एकेडमीज़ में जो कंटेंट दिया जाता है वो कॉपी पेस्ट होता है। दूसरी बात होती है आपकी ग्रामर की। जो आपकी ग्रामर है उसमें गलतियाँ ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, उसमें पंचुएशन मिस्टेक्स ना हो, उसमें सिंपल कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं ग्रामर की, टेंसेस की, वो ना हो। तीसरी बात होती है स्ट्रक्चर की, कि आपका एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड हो, चेकर को चेक करते हुए पता लगे कि किस तरह से। ये इसके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। मैं अपनी एक ऑनलाइन एक इंटरेक्टिव सेशन वगैरह कर रहा हूँ और बच्चों को इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको लॉन्च करेंगे। तो ये बच्चों को इसके बारे में बच्चों को तो वैसी मोटिवेशन की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। जी गुलाम फरीद साहब, जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं जो CSS कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनको गाइड भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी, उनके लिए मैसेज ये है कि एक तो अपना टाइम और अपना पैसा सेव करें। ठीक है, अननेसेसरीली आप जो अकेडमीज़ में जाते हैं वहाँ पे आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं। और प्रॉपर जो है एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, एक बाकायदा स्ट्रेटजी के साथ जो टारगेटेड है, जो चीज़ें आपके पेपर में आनी है आप उनको पढ़ें, आप सेल्फ स्टडी करें। 8 घंटे आप जब क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेते हैं। हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम एक पाकिस्तान CSS अकेडमी के नाम से एक अपना फोरम बनाने लगे हैं। वहाँ पे हम बच्चों को फ्री भी पढ़ाएंगे, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होंगे हम उनको फ्री भी पढ़ाएंगे। और उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसके अंदर आपके साथ और भी कुछ लोग गाइडलाइन के लिए होंगे या फिर सिर्फ आप ही उन्हें गाइडलाइन देंगे? जी, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कम उम्र में जिन्होंने किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो स्मार्ट वर्कर्स हैं, जिनकी उम्र ही 20 से 28 साल हो गई है, उनका मतलब है वो हार्ड वर्क करके काफ़ी लंबे प्रोसेस है। जिन्होंने बहुत कम टाइम में किया है, मैं उनको अपने साथ रखूँगा, वो हमारे साथ सेशन भी करेंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे भी और एस्पेरेंट्स को मोटिवेट भी करेंगे। वो अपनी स्ट्रेटजी भी बताएंगे, अपने पढ़ने का तरीकाकार भी बताएंगे। देखिए, ये टाइम टेबल बच्चे बनाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं खुद टाइम टेबल बनाता था, उस पर अमल नहीं था कर सकता, उसको मॉडिफाई कर लेता था, उस पर अमल नहीं करता फिर मॉडिफाई कर लेता था। लेकिन लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि हम इसको नहीं कर रहे तो वो उसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ये आपने छोड़ना नहीं है, इसके आपने ऊपर लगे रहना है। तो हम जो फोरम बना रहे हैं उसके ऊपर हम यही करेंगे कि जो बच्चों के जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करेंगे, उनको गाइड करेंगे, और हमारी फ़ी भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी, बस खर्चे पानी पूरे करने के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो हम बहुत जल्द ये इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे तो उनको बताएंगे बच्चों को। तो इसका मतलब है आप एक ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं या एक फ़िज़िकल सेटअप भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप नए आने वाले CSS एस्पिरेंट्स को गाइड करेंगे? मतलब क्लासेस आप ऑनलाइन देंगे या फिजिकली देंगे? जी, ऑनलाइन भी देंगे, लेकिन ऑनलाइन का मसला होता है कि बच्चे सो जाते हैं। ठीक है,
नहीं, ये बात तो नहीं है, हर जिसने फीस भरी होगी वो सोएगा नहीं, वो तो आपको भी सोए को जगा लेगा। जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम फिज़िकल भी रखेंगे और ऑनलाइन भी रखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन मैं इस तरह से रखूँगा कि कोशिश करूँगा कि वो एज़ पर फिज़िकल ही हो। क्या करेंगे, हम जूम के ऊपर उनको लिंक वगैरह भेजेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेंड करेंगे, तो बच्चे ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन होके उनके साथ बाकायदा एक क्लास जैसे एक लेक्चर होता है, लेक्चर डिलीवर करेंगे, उनके क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे। जब भी कोई बच्चा हो उसको कोई मुश्किल हो, वो दरमियान में इंटरप्ट कर सकता है, सर मेरा ये क्वेश्चन है, तो उसको हम रिप्लाई करेंगे, उसको बाकायदा तौर पे टाइम देंगे, इंडिविजुअली अटेंशन देंगे, उनके पेपर लेंगे और बाकायदा तौर पे जिस तरह से एक फिज़ी बस फ़र्क ये होगा कि वो लैपटॉप पे बैठे होंगे। पहले बच्चे क्लास में बैठ के लेक्चर लेते थे, अब वो घर में बैठ के लेक्चर जगाना तो फिर आपका ही काम है उनको। अच्छा, तो आप न्यू एस्पेरेंट्स, CSS एस्पेरेंट्स के लिए जो CSS करना चाह रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं, इस उनके लिए आप कुछ एकेडमी वगैरह का सिस्टम भी लॉन्च कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने अभी तो ऑनलाइन किया है, लेकिन बाद में हम इसको फिज़िकल पे भी लेके आएंगे। तो ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर है? जी ऑनलाइन का ये प्रोसीजर है कि वो हमसे जैसे ही कांटेक्ट करें, दो हैं, एक तो हम जूम के ऊपर क्लासेस रखेंगे और एक हम यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। यूट्यूब के ऊपर हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो बेसिक चीज़ें हैं, व्हाट इज CSS, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप कैसे सिलेक्ट करें और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स आप कैसे देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट ने हिट होना है, थोड़ा बहुत आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो बेसिक चीज़ें हैं इसके लिए हम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस ऐड करेंगे। और जो सिलेबस है, जो CSS का सिलेबस है, कुछ बच्चे अगर लेजी या नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए हम जो क्लासेस, जो लेक्चर्स डिलीवर करेंगे वो हम ऑनलाइन जूम के ऊपर डिलीवर करेंगे। जो एकेडमी आप लॉन्च किया, आपने बनाई है, तो ये ग्रुप में है या सिर्फ आप इंडिविजुअल कर रहे हैं? जी ये ग्रुप में है, मैं भी हूँ और भी जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस वक्त पोजीशंस पे हैं CSS में, जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हम इंशाल्लाह टॉपर्स जो हैं उनको भी उसमें लेके आएंगे, वो भी बच्चों को पढ़ाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे जिस सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट बंदा है वो सब्जेक्ट पढ़ाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अभी CSS क्लियर हुआ है और साथ ही आपने पैसे कमाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। जी ये बात आपकी कुछ हद तक ठीक भी है, पैसे कमाने का तरीका भी है, लेकिन मसला ये है, जब मैं CSS की जर्नी में था तो उस वक्त मुझे अपना, मैंने देखा कि यार कोई गाइड वाला बंदा नहीं है, कोई ये सभी पैसे कमाने के चक्कर में है। हाँ, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ तो 1.5 लाख फीस है। बिल्कुल 1.5 लाख फीस है। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं ज़्यादा फीस नहीं लूँगा, मैं सिर्फ उनको गाइड करूँगा। 1.5 लाख फीस देख के भी क्लियर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर की तो हमारे पास भी गारंटी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि हम अगर लेंगे भी तो 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं लेंगे, तो उसके ऊपर फिर हम ये है कि वो जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो तो कम से कम क्लियर करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, वो तो यार CSS कर लिया है तो अब तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब तो हो जाएगा। हमारा मकसद ये है कि जैसे हमें जो मुश्किलात पेश हैं वो नए एस्पायरेंट्स को ना आए। जब आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, जी जो चीज़ें हमने सीखी अपने तजर्बे से वो हम आगे बताएं। हमने तो मार खा के सीखी, तो वो हमसे पहले ही सीख लें। अच्छा, तो गुलाम फरीद, फार्मल बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी सी इनफॉर्मल बात करते हैं, कुछ हंसी मजाक वाली बात। उनके साथ प्रैंक ना कर देना। अच्छा, मैंने ये सुना है कि CSS वाले स्टूडेंट नहाने के तो बिल्कुल करीब नहीं जाते, उनके पास शायद टाइम नहीं होता, क्या वजह है? ये बात सच है? नहीं, मैं तो नहाता रहा हूँ, लोगों का मुझे पता नहीं है। और अगर कोई नहीं नहाते तो यार आपसे रिक्वेस्ट नहा लिया करो, क्यों बेइज्जत करवा रहे हो? इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि जो CSS की तैयारी कर रहे होते हैं वो अगर लड़की हैं तो उनकी भी दाढ़ी निकल आई है, लड़के हैं तो उनकी भी दाढ़ी निकल आई है, कोई सोशल सर्किट नहीं है उनका, कोई फैमिलीज़ में आना जाना नहीं है, शादियों में, फोतगियों में कुछ आना जाना नहीं है। आप भी ऐसे थे या आपने किसी और तरीके से तैयारी की है? नहीं सर, मैंने तो फुल इंजॉय किया है। 12 फ़ेब को मेरा पेपर था और 8 फ़ेब को मेरा एक दोस्त अली रज़ा तारड़, वो सब इंस्पेक्टर हैं, वो हफ्ज़ाबाद से, उनकी शादी थी तो मैं उधर गया हुआ था। तो मेरे तो किसी दोस्त को भी नहीं था पता कि इसने CSS के पेपर देने हैं, तो मैं ऐसे रिलेटिव्स को पता था? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, जब आपने CSS क्लियर कर लिया तो रिलेटिव्स का क्या आपके साथ बिहेवियर चेंज हो गया? वैसे पहले तो इतना अच्छा नहीं होता होगा, अब चेंज हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी फैमिली है और उनका पहले भी मेरे साथ बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो अब तो आप समझते हैं, अब तो ज़्यादा ही होगा। अब तो यूनिवर्सिटी, लाहौर की यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, लड़कियां भी होती होंगी, दिल भी आता होगा, तो क्या आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले नंबर पे तो बड़े सस्ते से बड़ा ही लगे हो ना। तो यार दिल विल तो कोई नहीं आता, हम बड़े एक रैशनल से बंदे हैं, टू दी पॉइंट बात करने वाले बंदे हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं आया। बाकी ये है कि लड़कियां, जब बंदा, वो कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मैं कहता हूँ नहीं, बंदा कामयाब हो जाए औरतें वैसे ही हाथ में लेके आ जाती हैं।
ठीक है। तो अब काफ़ी हैं जो मैसेजेस करते हैं लोग, तो फिर ठीक है उनको रिप्लाई करते हैं, लेकिन एज सच कोई लव अफेयर का कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल जी थैंक यू सो मच गुलाम फरीद साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं वो भी इंस्पायर्ड होंगे इनके इंटरव्यू से और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे और इनकी गाइडेंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।